आपने चिप्स, ब्रेड या कुरकुरे या ऐसी चीज़ें जो तेल में बनाई तथा फ्राइड की जाती हैं, आपने कभी न कभी किसी न किसी रूप में खाई ही होंगी। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये चीज़ें जिस तेल में पकाई या बनाई जा रही हैं, उस तेल के व्यापार बढ़ने से किसी जीव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप चिप्स या ब्रेड खाना बंद कर दें या फिर ये सब चीज़ें बनना बंद हो जाएं। लेकिन जिस तेल के उत्पादन से किसी जीव की पूरी आबादी ही खतरे में आ जाए, तो इसे बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालने ही पड़ेंगे। और इस तेल के उत्पादन से जिस जीव पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है, उस जीव का नाम है औरंगुटान। यह एक बंदर प्रजाति का ही जीव है जो अब विलुप्त होने के खतरे पर है। औरंगुटान कैसे विलुप्त हो रहा है, यह जानने से पहले हम इसके इतिहास तथा जीवन शैली के बारे में जान लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रांजु शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़ी बात की स्पेशल सीरीज जीव जंतु। औरंगुटान इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा वनों के मूल निवासी बंदर हैं, जो अब केवल सुमात्रा और बोर्निया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लेकिन प्लेस्टोसिन के दौरान पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन में फैले हुए थे। बोर्नियन औरंगुटान और सुमात्राई औरंगुटान। लेकिन इसकी एक तीसरी प्रजाति, जिसकी 2017 में निश्चित रूप से पहचान की गई थी। औरंगुटान एशिया में वर्तमान समय में पाया जाने वाला एकमात्र वनमानुष है। ये सभी वृक्षवासी जानवरों में आकार में सबसे बड़े होते हैं और इनकी भुजाएं अन्य सभी बंदरों जैसे चिंपैंजी तथा गोरिल्ला में सबसे लंबी होती हैं। नर औरंगुटान का वजन 75 केजी और मादा औरंगुटान का वजन लगभग 35 केजी तक होता है। ये सभी बंदर प्रजातियों में अकेले रहना पसंद करते हैं। ये अपना अधिकतर समय अपनी मादा साथी तथा अपने बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं। वैसे इनका मुख्य भोजन संतरा है, लेकिन ये वनस्पति, पेड़ों की छाल व शहद के अलावा कभी कभी कीड़े तथा पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। जंगल या कैद में रहने से ये लगभग 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये ज़्यादातर नदी के किनारे जंगलों में रहते हैं। इनको बाघ, तेंदुआ तथा जंगली कुत्तों से खतरा हमेशा बना रहता है। इनके आहार में जहरीले टैनिन और फिनोलिक एसिड होता है, जिसे कम करने के लिए कभी कभी ये मिट्टी भी खाते हैं। नर औरंगुटान लगभग 15 वर्ष की आयु में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं, जबकि मादा औरंगुटान लगभग 15 वर्ष की उम्र में किसी शिशु को जन्म देती है। आमतौर पर केवल एक ही शिशु का जन्म होता है। जुड़वा जन्म एक दुर्लभ घटना है। मादा औरंगुटान अपने बच्चे को 8 साल तक पाल सकती है, जो किसी भी स्तनपायी जीव से अधिक है। औरंगुटान नाम मलय शब्द के ओरंग से लिया गया है, जिसका मतलब होता है व्यक्ति, और हुटन का शब्द है जंगल। औरंगुटान शब्द पहली बार अंग्रेजी में सन 1693 ईस्वी में चिकित्सक जॉन बुल्वर द्वारा ओरंग आउटांग के रूप में प्रमाणित किया। बंदरों के क्षेत्र अध्ययन का नेतृत्व प्राइमेटोलॉजिस्ट ब्यूटे गल्तिकास द्वारा किया गया था और उन्हें कम से कम 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर में बंदी सुविधाओं में रखा गया और सभी प्रजातियों को संकटग्रस्त माना जाता है। मानव गतिविधियों से इनकी आबादी की गिरावट का कारण बना है। जंगली औरंगुटान के खतरे में अवैध शिकार, वनों की कटाई तथा अवैध पालतू व्यापार भी शामिल हैं। जून 2008 में ग्रेट ऐप प्रोजेक्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर बंदरों के अधिकारों को मान्यता देने वाला स्पेन पहला देश बन गया, जिनका उपयोग पशु प्रयोगों में नहीं किया जाएगा। कुछ समुदायों ने भोजन और सजावट के लिए उनका अवैध रूप से शिकार किया तथा इस तरह की प्रथाओं पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों को औरंगुटान के अस्तित्व के बारे में पता चला। 19वीं सदी के दौरान बोर्निया में 60 खोजकर्ताओं ने उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया। ब्यूटे गल्तिकास सन 1971 में बोर्निया पहुंची तो वह तुजुंग पुटिंग कैंप में लीके नाम की जगह पर एक झोपड़ी में रहकर अगले 4 वर्षों तक उनका अध्ययन किया। गल्तिकास औरंगुटान तथा वर्षा वन संरक्षण के लिए एक मुखर वकील बन गई, जो तेजी से तबाह हो रहे थे। स्तनधारियों की IUCN रेड लिस्ट के अनुसार तीनों प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। वे कानूनी रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में कब्जा, नुकसान या हत्या से तो सुरक्षित हैं, लेकिन बोर्नियन औरंगुटान की रेंज अधिक खंडित हो गई है, जिसमें दक्षिण पूर्व के हिस्सों में कुछ या कोई भी बंदर दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी शेष आबादी सबंगो नदी के आसपास के जंगल में पाई जाती है। सुमात्राई औरंगुटान केवल सुमात्रा के उत्तरी भाग में पाया जाता है और तपनौली औरंगुटान सुमात्रा के बटांग टोरू जंगल में पाया जाता है। सन 1999 से सन 2015 तक
बोर्निया ने लगभग 1.5 लाख बंदरों को खो दिया। ब्यूर्ते गल्तिकार ने लिखा कि 1971 में जब उन्होंने वनमानुषों का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्हें अवैध शिकार और वनों की कटाई का पहले से ही खतरा था। 2000 के दशक तक वनों की कटाई, खनन और सड़कों के विखंडन के कारण वनमानुषों के आवास में तेजी से कमी आई। अवैध पालतू व्यापार के रूप में शिकार भी एक बड़ी समस्या है। इनको मारकर इनकी हड्डियों को गुप्त रूप से बेचा जाना, इनकी संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। 2000 और 2003 के बीच के अनुमानों में 7300 सुमित्राई ओरंगुटान और 69,000 बोर्नियन ओरंगुटान पाए गए और 800 से भी कम तपनौली ओरंगुटान के अस्तित्व में होने का अनुमान है। कई संगठन वनमानुषों के बचाव, पुनर्वास और पुनः परिचय के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा बोर्नियन ओरंगुटान सर्वाइवल फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन ने 2003 में काली मंदन के करेंग पोंगी गांव के एक वेश्यालय से एक मादा ओरंगुटान को बचाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मादा ओरंगुटान को यौन उद्देश्यों के लिए जंजीरों से बांधकर रखा गया था। मई 2017 में बोर्निया ओरंगुटान सर्वाइवल फाउंडेशन ने एक अल्बिनो ओरंगुटान को कैद से छुड़ाया। यह एक दुर्लभ प्रजाति है, लगभग 10,000 में एक पाया जाता है। यह पहला ओरंगुटान है जिसे संगठन ने 25 वर्षों में गतिविधि में देखा है। वैसे तो ओरंगुटान आमतौर पर शाकाहारी होते हैं, लेकिन हाल ही में एक ओरंगुटान को मांस खाते देखा गया। जीव विज्ञानियों ने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा। यह घटना है बोर्निया के सेंट्रल कालीमंटन में स्थित कापुस इलाके की, जहां पर बोर्नियन ओरंगुटान ने स्लोलोरस नाम के एक प्राइमेट्स को मारा और खा गया। स्लोलोरस बंदरों की प्रजाति का छोटा जीव है। यह घटना है 2017 की। वैज्ञानिकों को हैरानी हुई कि शाकाहारी होने के बावजूद भी ओरंगुटान ने मांस को खाया। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वनों की घटती संख्या के कारण उनके भोजन की मिलने की संभावना बहुत कम हो गई है। लेकिन इन सब कारणों के अलावा ओरंगुटान की तेज़ी से घटती आबादी का सबसे प्रमुख कारण है वनों की कटाई। पर इन वनों को क्यों काटा जा रहा है? इसका कारण है इन जंगलों को काटकर ताड़ के पेड़ों की खेती करना और इनके फलों से तेल को बनाना, जिसे हम पाम ऑयल कहते हैं। पाम ऑयल ताड़ के फल से बनता है। कच्चे ताड़ के फल को निचोड़कर तेल निकालना, और दूसरा तरीका है ताड़ के फल के अंदर गरी से तेल निकालना, मतलब जैसे नारियल में होता है। दुनिया भर में खाने के तेल की खपत का 1/3 हिस्सा ताड़ के तेल से पूरा होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का दावा है कि इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा और ठोस कारण है इसके पेड़ की खेती में सहूलियत और इसके किफ़ायती दाम का होना। यह तेल जल्दी ख़राब नहीं होता है और इससे बनी चीज़ों की सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। जब भारत में खाने वाले तेल के दाम महंगे हुए तो भारतीय मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर पाम ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। सरकार का मानना था कि इससे दूसरे खाने वाले तेलों के दाम में कमी आएगी, इसलिए भारत में पाम ऑयल का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका, दुनिया भर में कुल ऐसे 42 देश हैं जो पाम ऑयल बना रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया दुनिया भर में पाम ऑयल की आपूर्ति का 85% तक तेल बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो कभी पाम ऑयल का प्रयोग किया ही नहीं है। लेकिन चिप्स, ब्रेड, कुरकुरे या ऐसी चीज़ें जो लंबे समय तक बंद पैकेट में अच्छी बनी रहती हैं, सब में पाम ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और तो और चेहरे पर लगाने वाली क्रीम हो या कभी कभी शैम्पू में भी पाम ऑयल का प्रयोग होता है। बढ़ते पाम ऑयल के उपयोग से ताड़ के पेड़ों की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिससे वनों की कटाई हो रही है और इसका सीधा असर इंडोनेशिया के सुमात्राई और बोर्निया के ओरंगुटान की संख्या पर पड़ रहा है। सुमात्राई ओरंगुटान बहुत कम बचे हैं और इनकी नस्ल पर लुप्त होने का बड़ा खतरा है। ओरंगुटान की और भी प्रजातियां हुआ करती थीं, लेकिन अब वे खत्म हो चुकी हैं, जिनमें से एक सिवा थेकस नामक नस्ल भारत की शिवालिक पहाड़ियों में पाई जाती थी। वनों की कटाई जिस तेज़ी से हो रही है उसे देखकर यही लगता है कि बहुत से जीव आने वाले 50 वर्षों में सिर्फ किताबों और इंटरनेट पर ही दिखाई देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।